नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ देर पहले चुनावी बॉन्ड की तमाम जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अब अपलोड कर दी है। कुछ मिनट पहले ये पूरी जानकारी अपलोड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक की मोहलत इलेक्शन कमीशन को दी थी कि एसबीआई से मिली जानकारी को वो पब्लिक करे, लेकिन आज ही करीब 24 घंटे पहले ये तमाम जानकारी अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जाकर इसको चेक कर सकता है। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ने ये पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी थी। हम आपको बता दें कि कुछ खास बातें हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं, दिखाई देते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट में। एक डॉक्यूमेंट है 337 पेजों का, जो कि 12 जनवरी 2019 से 11 जनवरी 2024 यानी 5 साल का डेटा है। इसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, यानी वो कंपनियां, वो निजी व्यक्ति जिन्होंने अलग अलग वक्त पर बॉन्ड खरीदे, कितने के खरीदे, किस तारीख को खरीदे, वो अमाउंट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तारीख है, कंपनी का नाम है और कितने का अमाउंट लिए, वो जानकारी आपको सामने दिखाई दे रही है। दूसरा जो डेटा सामने आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट में, वो 426 पन्नों का है। उसमें राजनीतिक पार्टियों के नाम है और वो तारीख है जब उन्होंने इन बॉन्ड्स को अपने फेवर में, अपने अकाउंट में भुनाया है, इन कैश कराया है। वो जानकारी भी 12 जनवरी 2019 से 24 जनवरी 2024 यानी बीते 5 सालों की है। तो ये पूरा डेटा, एक 337 पेज का, एक 426 पेज का, अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जिसमें अंदाजा लग सकता है कि कितना कितना चंदा किस कंपनी ने किया, बॉन्ड्स खरीदे हैं, किसको किया है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त जुड़ गए। मनोरंजन जी, आप बहुत ध्यान से सूची को पढ़ रहे थे, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बड़ी बातें तो ये है कि ये जो सूची में जो है, जैसा कि आपने बताया कि 337 पेज हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यदि आप देख पा रहे हैं तो तारीख के अनुसार है। जैसे आप देखते हैं 12 अप्रैल 2019 और ये कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, अलग अलग कंपनी का नाम है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो है कितना पैसा दिया है, यानी 3 2 5 1 6 है तो 10 लाख रुपया हुआ, और ये जैसे 7 शून्य है तो 1 करोड़ हुआ। अब आपको मैंने जोड़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। अब इसकी एंट्री देखिए, अब यहाँ 12 अप्रैल की ही इतनी एंट्री है। यहाँ देखिए 2019 एंट्री आती चल रही है। ये देखिए, ये अभी भी एसएल माइनिंग ही चल रहा है। 12 अप्रैल 2019 की एंट्री है। ये दूसरा पेज भी अब देखिए ख़त्म होने का आया, यहाँ तक है। जो हमने जोड़ा है 2019 की एंट्री, इन्होंने 50 करोड़ का चंदा दिया है। उसी तरह 2020 में 20 करोड़ का चंदा दिया है। 2021 में 62 करोड़ जो है 62 करोड़ का चंदा दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी तक इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बैठ के। ये जो है साल के अनुसार है। तो जैसा मैंने 2000 जैसी एक और इंडस्ट्री है जो कि बहुत पैसा उन्होंने चंदे में दिया है, वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स। हाँ, होटल्स। अब इसका मैं जोड़ के बताऊं, हमने 3-4 हमारे सहयोगियों ने मिलकर जो है इसको नोट किया है। तो 2020 में 60 करोड़ और 90 करोड़ उतना हम जोड़ पाए थे, और 2021 में जो हमने जोड़ा है, 2019 का 19 में नहीं है, 2020 में 150 करोड़ और 2021 में 331 करोड़। ये केवल 2 साल का हम अभी तक जोड़ पाए हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो चंदा इन्होंने देर से देना शुरू किया, ये 2019 की लिस्ट है, लेकिन ऐसी ढेर सारी जो है लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। केवेंटर्स फूड पार्क लिमिटेड, आप देखिए 2019 की एंट्री चल रही है। ये देखिए इतनी लिस्ट है, जो इसका मतलब इन्होंने जी। और मनोरंजन जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। एक चुनाव आयोग की जब ये बॉन्ड जारी होते थे, चुनावी बॉन्ड जिसको कहते थे एसबीआई के द्वारा, तो ये 1000 रुपये के एक के नंबर में होते, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, और सबसे बड़ा जो बॉन्ड था वो 1 करोड़ का था। इसीलिए अगर किसी एक कंपनी ने, किसी एक व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे उदाहरण के लिए 50 करोड़ के,
तो उसको 1-1 करोड़ के 50 बॉन्ड लेने पड़ेंगे। या अगर 10 लाख के ले रहा है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 50 करोड़ के बॉन्ड लेने और 10 लाख का एक बॉन्ड है तो कितने ज़्यादा बॉन्ड उसको खरीदने होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कई जगह पर वो उसको डोनेट कर सकता था। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही पार्टी को दे, वो एक साथ कई पार्टियों को भी अलग अलग अमाउंट के बॉन्ड्स दे सकता था। इसीलिए जो मनोरंजन जी आपके सामने फिगर दिखा रहे हैं अपनी बड़ी स्क्रीन पर जूम इन करके, वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये लिस्ट अभी अभी पब्लिक डोमेन में आई है, इसमें तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन जी, मेरा सवाल आपसे यही था, जिन तारीखों में जिस कंपनी ने डोनेशन लिया, क्या उससे इस बात का अंदाजा लग सकता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा कि उन तारीखों के आसपास कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ? जैसे उदाहरण के लिए चुनाव आ रहा था, जैसे उदाहरण के लिए किसी कंपनी पे छापे पड़े हों, जो कि एक स्टोरी न्यूज़ लॉन्ड्री में आई थी, उस कंपनी ने उसके बाद डोनेशन दिया। क्या इस तरह की तह खुलने की कोई उम्मीद है आने वाले वक्त में? देखिए, अब जो काम है ऑडिटर्स का बढ़ गया। अब जो आपका सवाल था उसका जवाब देता हूँ। 16 अप्रैल 2019, अब आप जोड़ लीजिए चुनाव उस वक्त जो है क्या स्थिति होगी, चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, चुनाव का कौन सा चरण चल रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि और साथ में जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है 32516, 10-10 लाख की यहाँ पे एंट्री दिख रही है। यहाँ पे आइए, ओमकार रिटेलर्स, ये 1 करोड़ की है। उसी तरह अभी मुझे बताया गया है, सुमित बता दूं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1338 करोड़ का डोनेशन दिया है। खैर, तो ये तारीख आप नोट कर लीजिए, और 15 दिन के अंदर इसको आपको भंजाना था। यदि किसी पार्टी को, यदि मुथूट फाइनेंस ने यदि 10 लाख का बॉन्ड दिया और उसने किसी पार्टी को दिया, तो नियम के अनुसार उनको 15 दिन में उसको जाके बैंक से उसको इनकैश करना होगा। तो अब इस नंबर को जोड़िए, और जिस पॉलिटिकल पार्टीज ने उस तारीख के 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को से भुना करके पैसा लिया, उसको मैच कीजिए। तो मैंने कहा कि ऑडिटर्स या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन सब के, या जो जर्नलिस्ट बैठ के ये करना चाहें जी, उनका काम जो है अब बैठ के काम करने का। माफी चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि आप भी वहाँ डेटा देख रहे हैं, मैं भी ये फोन के जरिए कुछ गूगल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस कंपनी का आप फ्यूचर गेमिंग एंड होटल रिजॉर्ट का नाम बता रहे हैं, तो जो मैं गूगल में पकड़ पाया हूँ, अगर आप डालेंगी कौन ओनर है इस कंपनी का, तो मिस्टर सेंटियागो मार्टिन का नाम आ रहा है जी। और ये ऐसा लगता है कि गोवा का जो कैसीनो कुछ होता है ना, उस तरह का काम, जो गेमिंग वाला काम गोवा में होता है जी, उस तरह के किसी काम में है ये मार्टिन साहब। और इनकी तस्वीर भी है, लेकिन आपने बड़ा अमाउंट बताया, 1000 करोड़ से ज्यादा का चंदा इन्होंने अलग अलग वक्त में, अलग अलग साल में दिया है। 1338 करोड़ के लिए कितनी बड़ी, बिल्कुल। तो ये कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत है जिसने बहुत बड़ा चंदा दिया। ऐसे और परतें खुलेंगी। मनोरंजन जी, मैं आपको फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा, और भी खबरें हमारे पास हैं दर्शकों को दिखाने के लिए, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे आप और आपकी टीम इसकी तह तक जाएगी और नाम हमारे सामने खुलकर सामने आएंगे, किसने कितना चंदा दिया इन 5 सालों में, जो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। क्या देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? क्या ऐसा कराना आर्थिक लिहाज से और राजनीतिक स्थिरता के लिए बेहतर रहेगा? इसे लेकर संविधान सभा से लेकर आज तक चर्चा चलती रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा और पिछले साल सितंबर में मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। 6 महीने से भी अधिक समय विचार विमर्श के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। रिपोर्ट एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। मुद्दा बड़ा है, इसीलिए रिपोर्ट भी काफी बड़ी है। 21 वॉल्यूम की रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। जब से यह मुद्दा सामने आया है, तब से ही इसे लेकर कई विपक्षी दल अपना विरोध जता रहे हैं। उनके विरोध के क्या तर्क हैं और जवाब में सरकार क्या तर्क देती है, और रिपोर्ट में विस्तार से क्या सिफारिश की गई है, उस पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। पहले समझते हैं कि यह मुद्दा है क्या। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के चुनाव एक साथ एक वक्त में कराए जाए। अभी इन सभी का चुनाव अलग अलग वक्त में होता है, और किसी का चुनाव कब होगा यह इस बात पर तय करता है कि उस सदन की अवधि, उसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। क्या ऐसा पहली बार होगा?
ऐसा नहीं है कि देश में चुनाव एक साथ ना हुए हों। संविधान लागू होने के बाद यानी 1950 के बाद 1951 से 1967 तक यानी चौथे आम चुनाव तक देश में केंद्र सरकार और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ हो रहे थे। लेकिन इसके बाद जब राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का क्रम तेज हुआ तो एक साथ एक चुनाव कराने की लय बिगड़ गई। 1968 और 1969 में कई राज्य सरकारों को उनकी अवधि से पहले भंग किया गया। 1970 में चौथी लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया था। केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकारों के बिखरने से भी सरकारें गिरनी शुरू हुई और सभी के चुनाव एक दूसरे से अलग कराए जाने लगे। तो ये तो हुआ अभी इस खबर का बैकग्राउंडर कि एक देश एक चुनाव क्या हुआ, क्यों इसकी जरूरत है। लेकिन अब एक और अहम सवाल है कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है, यह भी आपको बताते हैं। रामनाथ कोविंद कमेटी के मुताबिक आज देश में हर साल औसतन करीब 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के। और अगर इनमें नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव भी मिला दिए जाएं तो ये चुनावों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इतने चुनाव अलग अलग कराने पर सरकारी खजाने पर खर्चा बहुत अधिक आ जाता है। इनमें अगर राजनीतिक दलों का खर्च भी मिला दिया जाए तो चुनाव बहुत महंगे साबित होते हैं। अलग अलग चुनाव अस्थिरता और अनिश्चितता को भी बढ़ावा देते हैं। चुनावों के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, जिससे निवेश और आर्थिक विकास में बाधा आती है। अलग अलग चुनावों से सरकारी मशीनरी के काम करने में भी बाधा आती रहती है, जिससे नागरिकों को तकलीफ होती है। सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बलों को भी बार बार चुनाव ड्यूटी में लगाने से उनके बाकी कामों पर इसका विपरीत असर भी पड़ता है। हर कुछ समय के बाद आचार संहिता लगने से नीति निर्माण में भी दिक्कतें आती हैं। कई विकास के कामों में बाधा आ जाती है, रोक दिए जाते हैं। अलग अलग चुनाव मतदाताओं को भी थकाते हैं और अक्सर चुनाव होने से मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की उनकी रुचि पर इसका असर पड़ता है। इन सब पहलुओं पर विस्तार से विचार के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी में बाकी सदस्य भी हाई प्रोफाइल हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राज्यसभा के सांसद गुलाम नबी आजाद, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी इस कमेटी में शामिल थे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर थे। कमेटी ने कुल 65 बैठकों के बाद अपनी ये रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान समाज के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से उनकी राय भी जानी गई। सभी राजनीतिक दलों से भी उनकी राय मांगी गई। लंबे विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी की आखिरी बैठक 10 मार्च को हुई थी। कमेटी ने जो सिफारिश दी है वो हम आपको अब बताते हैं। पहला, एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में अमल में लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके लिए जो संविधान संशोधन होगा उसके लिए राज्यों से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। दूसरे चरण में नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ लय में लाया जाए। इसे इस तरह कराया जाए कि ये स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर हो जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324A में बदलाव करना होगा, जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। दूसरी सिफारिश यह है कि तीनों स्तरों के चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार किए जाए। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा ताकि केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर इन्हें तैयार कर सके। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा और इसके लिए भी कम से कम देश के आधे राज्यों की मंजूरी जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव की जब बात हो ही रही है तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कोई सरकार अगर बीच में गिर गई और नई सरकार न बनने पर लोकसभा या विधानसभा भंग करनी पड़े तब क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? उस राज्य में या उस वक्त संसद में क्या परिस्थिति पैदा होगी? आज के दौर में जब देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य स्तर की पार्टियां हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त दल देश की सियासत में सक्रिय हैं
और कई दल केंद्र से अलग अलग राज्यों में बड़ी ताकत बने हुए हैं, तो सरकारों का गिरना बनना सामान्य सा हो गया है। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है तब क्या होगा? कोविंद कमेटी ने इस पर भी अपनी सिफारिश दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर लोकसभा या किसी विधानसभा में मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है तो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित होने वाली लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल उतना ही होगा जितना लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल है। इसको इस तरह समझिए, इस साल चुनाव के बाद जो लोकसभा गठित होगी उसका कार्यकाल मई 2029 तक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से 2026 या 2027 में लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाने की नौबत आ जाती है तो मध्यावधि चुनाव के बाद जो लोकसभा गठित होगी उसका भी कार्यकाल मई 2029 तक ही रहेगा और उसके बाद लोकसभा का चुनाव फिर से करवाना होगा। यही नियम राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी लागू होगा और उन विधानसभाओं का कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही चला करेगा। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। तो एक देश एक चुनाव से जुड़ी कमेटी के एक और महत्वपूर्ण सदस्य लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष चंद्र कश्यप भी थे। सुभाष जी संविधान के बड़े जानकार हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुभाष जी। मेरा पहला सवाल आप ही से है, इस रिपोर्ट का जो करीब 18,000 पन्नों से ज्यादा की है, इसका सार क्या है? चुनाव एक साथ होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, स्टेट राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और अगर कोई प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जिसके वजह से असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो जो इलेक्शन होंगे वो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए लोकसभा का जो पीरियड बचा है उसके लिए होंगे ताकि अगले चुनाव फिर समय से एक साथ हो सकें। सुभाष जी, अगर आपकी रिपोर्ट पर अमल किया जाए तो हम एक देश एक चुनाव के जमीन पर उतरने की कब तक उम्मीद कर सकते हैं? 29 से अगले इलेक्शन से, जब अगला इलेक्शन जो होगा 5 साल बाद। तो एक देश एक चुनाव के समर्थन में कोविंद कमेटी की सिफारिशें लंबी चौड़ी हैं, लेकिन कई जानकार और राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के विचार से सहमत भी नहीं हैं। वो इसके खिलाफ भी कई तर्क देते हैं, जैसे ये संघवाद यानी फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। संघवाद का मोटा मोटा मतलब है कि केंद्र और राज्य आपस में मिलकर सहकारिता की भावना से काम करें, कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश ना करे। एक देश एक चुनाव व्यवस्था में अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आती है तो नई चुनी विधानसभा बीच में ही लोकसभा के कार्यकाल के हिसाब से भंग हो जाएगी। आलोचक ऐसा किए जाने को संघवाद पर चोट बताते हैं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि ये लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ होगा। एक देश एक चुनाव से मतदाताओं पर एक कृत्रिम चुनावी चक्र थोपा जाएगा जो मतदाताओं के मतदान की पसंद को सीमित कर देगा। यह भी इसके खिलाफ तर्क दिया जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय दल नुकसान में रहेंगे, क्योंकि माना जाता है कि मतदाताओं के सामने जब एक साथ 2 चुनावों के लिए उम्मीदवारों को वोट देने का मौका आता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक तरफ ही वोट किया जाता है। इससे केंद्र में हावी दल को फायदा मिलेगा, जिसकी छाप ज्यादा गहरी हो सकती है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि इससे नेताओं की जवाबदेही भी घटेगी। हर 5 साल पर ही चुनाव होने से राजनीतिक नेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है,
जब कुछ समय बाद कोई ना कोई चुनाव आता है तो नेता को कई बार जनता का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों को भी बार बार जनता के अदालत में जाना पड़ता है, जिससे उनकी जवाबदेही लगातार बनी रहती है और बढ़ती भी है। ये भी कहा गया कि इससे चुनावी खर्च कम होने की बात बहुत मजबूत तर्क नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी की दलील है कि 5 साल में एक बार चुनाव कराने से 5 साल के बजट का महज 0.02% खर्च ही चुनाव में होता है। राज्य विधानसभाओं में भी खर्च का लगभग यही अनुपात है और लोग लोकतंत्र की खातिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इस खर्च को सहन करने की इच्छा रखेंगे। ये कांग्रेस का तर्क है। सुनते हैं जयराम रमेश को। मोदी जी का मकसद क्या है? 1 नेशन नो इलेक्शन, 1 नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? 1 नेशन नो इलेक्शन। Our party does not agree with the 1 nation, 1 election proposal. We submitted our views to the Law Commission. We submitted our views to the high-level committee headed by Mr. Kovind. We do not agree with that proposal. And it is not practical in a country like ours, where we have elected state governments, elected parliament. बीजेपी एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। ज़्यादातर राष्ट्रीय पार्टियां जो पुरानी हैं वो भी एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, इसीलिए ये मतभेद दिखाई देता है। और एक बार फिर लौटते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एसबीआई ने जो सूची दी थी चुनावी बॉन्ड को लेकर, जिसको इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक कर दिया है, और जानकारी हमारे साथ अब आ गई है कि इस वेबसाइट पर कौन कौन से डोनर हैं। आपको बता दें कि कौन बड़े डोनर्स हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए और राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया। उस जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती। मनोरंजन जी, कौन से 10 नाम हैं बड़ी कंपनियां जिन्होंने सबसे अधिक बॉन्ड्स खरीदे और दान दिया? जो अब कागज रिलीज की गए हैं उसके अनुसार टॉप 10 डोनर्स में सबसे पहला नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड का है। 1368 करोड़ का उन्होंने चंदा दिया है। दूसरा नाम मेघना इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, 966 करोड़ का उन्होंने चंदा दिया है। तीसरा नाम क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का है, वो 410 करोड़ दिया है उन्होंने। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ उन्होंने दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ का चंदा दिया है। भारती ग्रुप 247 करोड़ का चंदा दिया है। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 224 करोड़ का चंदा दिया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़ का चंदा दिया है। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, इन्होंने 195 करोड़ का चंदा दिया है। और मदन लाल लिमिटेड, इन्होंने 185 करोड़ का चंदा दिया है। और ये टॉप 10 डोनर के चंदों को जोड़ दें तो ये 4,194,000 करोड़ रुपये होते हैं। बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि बड़े बड़े चंदे मिले हैं। और डिटेल्स निकलेंगे, लगातार खबर पे बने रहेंगे। चुनावी मौसम है। शुक्रिया मनोरंजन भारती इस अपडेट के लिए। एक और बता दें आपको, चुनावी मौसम में अब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के 3 मेंबर की कमेटी भी बन चुकी है। खबर यह है कि सरकार ने 15 तारीख की सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी का ऐलान भी कर दिया है। पेट्रोल और डीजल अब 2 रुपये कम मिलेगा कल सुबह 6 बजे के बाद से। यानी अब कभी भी आप चुनाव की तारीखों की घोषणा के बारे में सोच सकते हैं। अब से आने वाले कुछ घंटों में ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल खबरों की खबर में अभी इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।